हाँ जी बच्चा पार्टी, विशिंग यू ऑल अ वेरी गुड डे। ठीक है, आज वाली क्लास में हम लोगों ने फ्लूइड मैकेनिक्स के नेक्स्ट डिस्कशन पे हम लोग जा रहे हैं, हाइड्रोडायनामिक्स। ठीक है ना, लास्ट डिस्कशन जो हम लोग कर रहे थे, वी डिस्कस अबाउट हाइड्रोस्टैटिक्स, लिक्विड एट रेस्ट। अभी जो आज वाला डिस्कशन है, इसमें हम मूविंग लिक्विड को, लिक्विड इन मोशन को डिस्कस करना स्टार्ट करेंगे। टॉपिक को हम लोग क्या नाम देते हैं? हाइड्रोडायनामिक्स। ठीक है ना, तो चलो हाइड्रोडायनामिक्स स्टार्ट करते हैं। चलो सबसे पहले अभी हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ फ्लो। ठीक है ना, स्ट्रीमलाइन फ्लो, लेमिनार फ्लो एंड टर्बुलेंट फ्लो। तीन तरह के फ्लो अभी यहाँ पे डिस्कस करेंगे। थोड़ा नाम से तुम्हें हिंट मिलना चालू हो रहा होगा। स्ट्रीमलाइन फ्लो, लेमिनार फ्लो। ठीक है ना, ये एक सिस्टमैटिक वे ऑफ फ्लो होते हैं जहाँ लिक्विड एक सिस्टमैटिक मैनर में फ्लो हो रहा होता है, जिसके फ्लो को हम प्रेडिक्ट कर पाते हैं मॉलिक्यूल्स के मोशन के। जो भी पाथ वो फॉलो करने वाले हैं, जिस तरीके से भी वो मूव करने वाले हैं, उस मोशन को हम प्रेडिक्ट कर पाते हैं। दैट काइंड ऑफ फ्लो इज कॉल्ड स्ट्रीमलाइन फ्लो, लेमिनार फ्लो। एंड टर्बुलेंट फ्लो, देखो नाम से हिंट हो रहा होगा, टर्बुलेंट, जहाँ लिक्विड का फ्लो बहुत ज्यादा हाई वेलोसिटी पे है, लिक्विड बहुत ज्यादा स्पीड से मूव कर रहा है, लिक्विड के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो टर्बुलेंट वे में मूव कर रहे हैं, कोई मूव होने का फिक्स पैटर्न फॉलो नहीं कर रहे हैं। उस तरह के फ्लो को हम टर्बुलेंट फ्लो बोलेंगे। ठीक है, मैं थोड़ा सा हिंट कर रहा था। अभी एक एक करके इनको डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा सा। तो सबसे पहले अभी स्ट्रीमलाइन फ्लो की बात कर रहे हैं। तो स्ट्रीमलाइन फ्लो ऑफ अ लिक्विड इज दैट फ्लो in which every particle of the liquid follows exactly the path of its preceding particle। ठीक है ना, स्ट्रीमलाइन फ्लो लिक्विड लाइंस के फॉर्म में फ्लो हो रहा होगा और हर मॉलिक्यूल अपने से जस्ट आगे वाले मॉलिक्यूल के पाथ को फॉलो कर रहा होगा, and has the same velocity in magnitude as well as direction as that of the preceding particle while crossing through that point। देखो मैं तुम्हें ड्रॉ करके दिखाता हूँ। मेरे पास यहाँ पे मान लो ये ट्यूब है। इस ट्यूब में लिक्विड फ्लो हो रहा है इन अ सिस्टमैटिक फॉर्म, इन द फॉर्म ऑफ लाइंस, जिन लाइंस को हम क्या बोल रहे हैं? स्ट्रीम लाइंस। स्ट्रीमलाइन फ्लो, लिक्विड इज फ्लोइंग इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रीम लाइंस। तो ध्यान से देखो, ये जो मॉलिक्यूल है, ये हमेशा अपने से आगे वाले मॉलिक्यूल को फॉलो करेगा। और मान लो इस मॉलिक्यूल की यहाँ पे वेलोसिटी v1 है, इस मॉलिक्यूल की इस पॉइंट पे वेलोसिटी v2 है। तो जब ये मॉलिक्यूल अपने प्रिसीडिंग मॉलिक्यूल के पाथ को फॉलो करते हुए जब इसकी पोजीशन पे मान लो इस क्रॉस सेक्शन एरिया पे पहुंचेगा, तो इसकी भी वेलोसिटी v1 से बढ़ते बढ़ते या v1 से कम होते होते, इंक्रीज डिक्रीज जो भी हो रही हो, यहाँ पे पहुंचते पहुंचते v2 हो जाएगी। तो इस स्ट्रीमलाइन के ऊपर लाई करने वाले जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं, सब अपने प्रिसीडिंग मॉलिक्यूल के पाथ को फॉलो कर रहे हैं। और कोई भी पर्टिकुलर पॉइंट में ट्यूब के अंदर ले लूं, यहाँ पे फ्लो के अंदर ले लूं, तो इस पॉइंट से इस लाइन के ऊपर लाई करने वाले जितने भी मॉलिक्यूल्स क्रॉस करेंगे, जब भी क्रॉस करेंगे, उनकी वेलोसिटी क्रॉस करते समय v2 के बराबर। ऐसे इस क्रॉस सेक्शन को क्रॉस करते समय जितने भी मॉलिक्यूल्स इस लाइन के ऊपर लाई कर रहे हैं, जब भी वो इस क्रॉस सेक्शन को क्रॉस करेंगे, उनकी वेलोसिटी v1 के बराबर। देखो फिर से डेफिनेशन पढ़ो। स्ट्रीमलाइन फ्लो ऑफ अ लिक्विड इज दैट फ्लो in which every particle of the liquid follows exactly the path of its preceding particle and has the same velocity in magnitude as well as direction as that of the preceding particle while crossing through that point। ठीक है, स्ट्रीमलाइन फ्लो की डेफिनेशन हो गई। अब सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अबाउट स्ट्रीमलाइन फ्लो मैंने तो तुम्हारे सामने यहाँ लिखे हुए हैं। पहला पॉइंट, इन अ स्ट्रीमलाइन फ्लो नो टू स्ट्रीमलाइंस कैन क्रॉस ईच अदर। कभी भी स्ट्रीमलाइन फ्लो के अंदर ऐसा नहीं होने वाला कि तुम्हारी लिक्विड फ्लो की दो लाइनें एक दूसरे को क्रॉस हो जाए। ठीक है ना, लाइंस एक दूसरे को क्रॉस कर जाए, ऐसा नहीं होने वाला। लाइंस जो है, कोई भी दो लाइंस आपस में इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। ठीक है ना, पहला पॉइंट। सेकेंड पॉइंट, द ग्रेटर इज द क्राउडिंग ऑफ स्ट्रीम लाइंस एट अ प्लेस, द ग्रेटर इज द वेलोसिटी ऑफ लिक्विड पार्टिकल एट दैट प्लेस एंड वाइस वर्सा। ठीक है ना, जहाँ पे तुम्हारे स्ट्रीम लाइंस की क्राउडिंग ज्यादा हो जाएगी, जैसे तुम्हारे सामने को मैंने ये डायग्राम बनाया था, तो इस डायग्राम में नोटिस करो, तुम्हारे सामने मैं दो पॉइंट दिखाता हूँ, ये पॉइंट 1, ये पॉइंट 2। ठीक है, 1 और 2 दोनों पे देखो लाइंस की क्राउडिंग। 1 के आसपास देखो लाइंस पास पास है, और 2 वाले पॉइंट के पास तुम देखो तो लाइंस के बीच में सेपरेशन इंक्रीज हो गया है, क्राउडिंग जो है वो डिक्रीज हो गई है। तो ये लोग कहते हैं जहां पे लाइंस की क्राउडिंग ज्यादा है, जहां पे लाइंस ज्यादा पास पास है, वहां पे तुम्हारे लिक्विड की वेलोसिटी ज्यादा होगी। और जहां पे तुम्हारे लाइंस की क्राउडिंग कम हो गई है, लाइंस दूर दूर हो गई है, वहां पे लिक्विड की वेलोसिटी कम हो गई होगी। फिर से, द ग्रेटर इज द क्राउडिंग ऑफ स्ट्रीम लाइंस at a place, greater is the velocity of liquid particles at that place and vice versa। तो जहां पे लाइंस की डेंसिटी ज्यादा हो जाएंगी, देखो तुम्हारे सामने मैं स्ट्रीम लाइंस बना के दिखा रहा हूँ। कोई लिक्विड फ्लो होते जा रहा है किसी ट्यूब के अंदर,
ये लिक्विड का फ्लो लाइंस के फॉर्म में, तो तुम देख रहे हो यहाँ पे क्राउडिंग ज्यादा है, यहाँ पे क्राउडिंग कम हो गई। तो यहाँ पे कह रहे हैं जहाँ पे क्राउडिंग ज्यादा होगी वहां पे लिक्विड के फ्लो की वेलोसिटी ज्यादा होगी, जहाँ पे क्राउडिंग कम हो जाएगी वहां पे वेलोसिटी भी कम हो जाएगी। तो तुम डायग्राम से देख के बता सकते हो V1 इज गोइंग टू बी ग्रेटर देन V2। ठीक है ना, स्ट्रीमलाइन फ्लो समझ में आया। चलो स्ट्रीमलाइन फ्लो के बाद अभी मैं तुम्हारे सामने नेक्स्ट टर्म जो यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ लैमिनार फ्लो। देखो मैं डिस्कशन स्टार्ट करूँ उससे पहले रियलाइज करा देता हूँ, लैमिनार फ्लो और स्ट्रीमलाइन फ्लो एक ही टाइप ऑफ फ्लो है। ठीक है ना, जब तुम फ्लो को लाइंस के फॉर्म में इमेजिन करते हो तो स्ट्रीमलाइन फ्लो बोल देते हैं, और इसी फ्लो को जब तुम लेयर्स के फॉर्म में इमेजिन करना स्टार्ट कर देते हो, विजुलाइज करना स्टार्ट कर देते हो, तो स्ट्रीमलाइन फ्लो को ही हम लैमिनार फ्लो बोल देते हैं। तो लैमिनार फ्लो कोई नया तरह का सेकंड टाइप ऑफ फ्लो नहीं है, स्ट्रीमलाइन फ्लो लैमिनार फ्लो एक ही बात है। ठीक है, बस अब लाइंस के फॉर्म में इमेजिन कर लेते हैं तो स्ट्रीमलाइन फ्लो बोल देते हैं, जहाँ फ्लो को लेयर्स के फॉर्म में इमेजिन करना चालू कर देते हैं तो लैमिनार फ्लो बोल देते हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पे फ्लो इन विच द लिक्विड मूव्स इन लेयर्स इज कॉल्ड लैमिनार फ्लो। लिक्विड के फ्लो को हम कैसे इमेजिन कर रहे हैं, इन द फॉर्म ऑफ लेयर्स। ठीक है ना, तो चलो ध्यान से देखो, तुम्हारे सामने ये डायग्राम भी बना हुआ है, डायग्राम के अंदर इमेजिन करो तुम लिक्विड के फ्लो को, देखो लाइंस के फॉर्म में इमेजिन हो रहा है। ठीक है, तो तुम ध्यान से देखो, तुम्हारे पास ये लिक्विड है, ट्यूब में फ्लो होते हुए जा रहा है, ऑब्वियसली लिक्विड जब फ्लो होते हुए जा रहा होगा तो इस ट्यूब की वॉल्स से उससे कुछ रेजिस्टेंस मिल रहा होगा, कुछ फ्रिक्शन मिल रहा होगा। ठीक है ना, कुछ विस्कस फोर्सेस लग रही होंगी, आगे जाके हम विस्कोसिटी करके एक टॉपिक भी पढ़ेंगे, अभी उसके डिटेल्स में नहीं जाते, मैं तुम्हें सिर्फ वैसे हिंट कर रहा हूँ। तुम इमेजिन कर सकते हो तुम्हारे पास जो ट्यूब है, ट्यूब की वॉल्स के अगेंस्ट लिक्विड के मॉलिक्यूल्स जब मूव करेंगे तो ऑब्वियसली ये जो वॉल्स हैं लिक्विड के मोशन को रेजिस्ट करेगी। तो तुम देख रहे हो यहाँ पे जो वॉल्स के पास वाली लेयर्स हैं, पास वाली लाइंस हैं, दे आर मूविंग विद लेसर वेलोसिटी, और जो वॉल से दूर वाली लाइंस हैं, देखो सेंटर के आसपास वाली लाइंस, इनका एरो देखो लॉन्ग बना के दिखा रखा है, दैट मींस दे आर मूविंग विद हायर वेलोसिटी। तो देखो वॉल्स के पास वाली जो लाइंस होंगी वो कम वेलोसिटी से मूव कर रही हैं, वॉल से दूर जैसे जैसे तुम जाते जा रहे हो तुम देख रहे हो तुम्हारे स्ट्रीम लाइंस की वेलोसिटी बढ़ती जा रही है। खैर अभी नोटिस करो, ऊपर वाली वॉल के पास, वॉल के ऊपर वाले सरफेस के पास जो लाइन की वेलोसिटी होगी, ऐसे बॉटम वाले ट्यूब के बॉटम वाले सरफेस के पास वाली लाइन की भी सेम वेलोसिटी होगी। ठीक है ना, तो तुम ध्यान दो, सेंटर से बराबर दूरी वाले अगर मैं पॉइंट्स लूं, सेंटर से आर डिस्टेंस ऊपर, सेंटर से आर डिस्टेंस नीचे, इक्वल डिस्टेंस वाली अगर मैं लाइंस लेता जाऊं सेंटर से, तो दे ऑल दीज लाइंस विल बी मूविंग इन सेम डायरेक्शन विद सेम वेलोसिटीज। तो ये सेम वेलोसिटी से मूव होने वाली जितनी भी लाइंस हैं, स्ट्रीम लाइंस है, अगर मैं इन सबको एक साथ इमेजिन करूं तो तुम्हें ध्यान से देखो ये लिक्विड जो है एक लेयर के फॉर्म में इमेजिन होता हुआ दिखाई दे रहा होगा। वॉल के पास वाली लेयर स्लो मूव कर रही है, जैसे जैसे हम सेंटर के पास जाते जा रहे हैं लेयर्स की वेलोसिटी बढ़ती चली जा रही है। तो स्ट्रीमलाइंस जो सेम वेलोसिटी से मूव कर रही है उनको अगर हम ज्वाइन कर दें तो लिक्विड का फ्लो हमें लेयर के फॉर्म में इमेजिन होना स्टार्ट हो जाएगा, और फिर स्ट्रीमलाइन फ्लो को ही हम लैमिनार फ्लो बोलना चालू कर देते हैं। तो velocity of liquid flow is always less than critical velocity of the liquid in general. Laminar flow is a streamline flow. जो मैं तुम्हें बता रहा था, लैमिनार फ्लो स्ट्रीमलाइन फ्लो को ही बोलते हैं, बस फ्लो को लाइंस की जगह लैमिनार दैट इज लेयर्स के फॉर्म में इमेजिन कर रहे हैं। खैर अभी यहाँ पे एक टर्म आ गई क्रिटिकल वेलोसिटी। क्रिटिकल वेलोसिटी क्या होती है, तो क्रिटिकल वेलोसिटी इज द वेलोसिटी अप टू विच फ्लो ऑफ लिक्विड इज स्ट्रीमलाइन। क्रिटिकल वेलोसिटी से ज्यादा वेलोसिटी हो जाएगी तो तुम्हारा फ्लो जो हो जाएगा वो टर्बुलेंट फ्लो हो जाएगा। तो क्रिटिकल वेलोसिटी बेसिकली वो लिमिटिंग वेलोसिटी है, वो मैक्सिमम वेलोसिटी है अप टू विच फ्लो ऑफ अ लिक्विड कैन बी स्ट्रीमलाइन और लैमिनार फ्लो। जहां तुम्हारी वेलोसिटी लिक्विड के फ्लो की क्रिटिकल वेलोसिटी से ज्यादा हो गई तो फ्लो विल बी कॉल्ड टर्बुलेंट फ्लो। तो फिर से द वेलोसिटी ऑफ लिक्विड फ्लो इज ऑलवेज लेस देन क्रिटिकल वेलोसिटी। ठीक है ना, जब भी फ्लो स्ट्रीमलाइन है या लैमिनार है दोनों के लिए पॉइंट वैलिड है, वेलोसिटी ऑफ फ्लो विल बी लेस देन क्रिटिकल वेलोसिटी। जहां वेलोसिटी क्रिटिकल वेलोसिटी से ज्यादा हो गई फ्लो को क्या बोल देंगे हम, टर्बुलेंट फ्लो। ठीक है, तो चलो टर्बुलेंट फ्लो भी पढ़ लेते हैं। व्हेन अ लिक्विड मूव्स विद अ वेलोसिटी ग्रेटर देन क्रिटिकल वेलोसिटी द मोशन ऑफ द पार्टिकल ऑफ लिक्विड बिकम डिसऑर्डर्ड और इररेगुलर। ठीक है ना, लाइंस के फॉर्म में इमेजिन नहीं कर पाओगे, फ्लो को लेयर्स के फॉर्म में इमेजिन नहीं कर पाओगे। जो तुम्हारे लिक्विड के मॉलिक्यूल्स होंगे रैंडमली मूव कर रहे होंगे, कोई फिक्स पैटर्न फॉलो नहीं कर रहे होंगे फ्लो का, सच काइंड ऑफ फ्लो इज कॉल्ड टर्बुलेंट फ्लो। और क्रिटिकल वेलोसिटी जैसे मैं तुम्हें भी डिफाइन कर भी रहा था, द क्रिटिकल वेलोसिटी इज द वेलोसिटी ऑफ लिक्विड फ्लो up to which its flow is streamlined and above which the flow becomes turbulent। ठीक है, क्लियर हो गया। खैर
हमारे सिलेबस में जो है वो सिर्फ स्ट्रीमलाइन फ्लो है, लैमिनार फ्लो है। टर्बुलेंट फ्लो से भी स्टार्टिंग में इंट्रोडक्शन में आता है। आगे हम जितने भी क्वेश्चंस करेंगे, चाहे न्यूमेरिकल्स चाहे कॉन्सेप्चुअल्स, जो भी हमारा थ्रू आउट द चैप्टर डिस्कशन होगा, वी आर ऑलवेज कंसिडरिंग द फ्लो टू बी स्ट्रीमलाइन फ्लो, लैमिनार फ्लो। टर्बुलेंट फ्लो को हम कभी भी अपने डिस्कशंस में आगे इस पॉइंट के बियॉन्ड यूज नहीं करने वाले हैं, डिस्कस नहीं करने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अभी स्ट्रीमलाइन, टर्बुलेंट फ्लो, दो तरह के फ्लो हमने डिस्कस करे। स्ट्रीमलाइन फ्लो को जब लेयर्स के फॉर्म में इमेजिन करेंगे तो स्ट्रीमलाइन फ्लो को ही हम लैमिनार फ्लो बोल देते हैं। कह रही है फ्लो कब स्ट्रीमलाइन है, कब टर्बुलेंट है, डिसाइड करने के लिए एक फैक्टर तो तुम्हें मैंने अभी पढ़ाया, क्रिटिकल वेलोसिटी। जहाँ क्रिटिकल वेलोसिटी से कम वेलोसिटी है तो फ्लो स्ट्रीमलाइन, ठीक है, और जहाँ क्रिटिकल वेलोसिटी से ज्यादा वेलोसिटी होगी तो फ्लो इज टर्बुलेंट। ठीक है ना। यहीं पे तुम्हारे सामने यहाँ पे एक नंबर डिस्कस करने जा रहा हूँ, रेनॉल्ड नंबर। इसकी हेल्प से भी हम लोग डिसाइड कर सकते हैं कि कब फ्लो स्ट्रीमलाइन है, कब फ्लो टर्बुलेंट है। तो रेनॉल्ड नंबर इज अ प्योर नंबर विच डिटरमाइंस द नेचर ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड थ्रू अ पाइप। कोई भी पाइप है, उसके थ्रू लिक्विड फ्लो होते हुए जा रहा है, तो उसका फ्लो स्ट्रीमलाइन है या टर्बुलेंट है, वो डिटरमाइन करने में ये नंबर, रेनॉल्ड साइंटिस्ट था, उसने फॉर्मूला दिया था, उससे एक नंबर निकल के आता है, और ये नंबर हमारी हेल्प करेगा डिटरमाइन करने के लिए टाइप ऑफ फ्लो कौन सा है। तो तुम्हारे सामने जो फॉर्मूला लिखा हुआ है, इसमें लेफ्ट हैंड साइड तो एनआर रेनॉल्ड नंबर है, राइट हैंड साइड में जो तुम्हारे ट्यूब में लिक्विड फ्लो हो रहा है उस लिक्विड की डेंसिटी है, डी ऑब्वियसली उस ट्यूब का डायमीटर है, वी लिक्विड के फ्लो की वेलोसिटी है, ईटा तुम्हारा कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी है। तो रेनॉल्ड नंबर का फॉर्मूला रो डी वी बाई ईटा। ठीक है ना, रेनॉल्ड नंबर का फॉर्मूला क्या हो जाता है, रो डी वी बाई ईटा। ईटा कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, लिक्विड का कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। विस्कोसिटी टॉपिक हम बाद में डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक है ना, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी अलग अलग लिक्विड के लिए अलग अलग आता है। ठीक है ना, तुम्हारे पास कंटेनर है, कोई ट्यूब है, उसमें वाटर फ्लो होके जा रहा है तो उसका कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ईटा 1। वहीं पे हमने ट्यूब के थ्रू ऑयल फ्लो करा दिया तो उसका कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ईटा 2। तो अलग अलग टाइप्स ऑफ, अलग अलग लिक्विड्स तुम ट्यूब में फ्लो कराओगे तो सबके लिए कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी की वैल्यू अलग अलग आने वाली है। रो तुम्हारा जो भी लिक्विड तुम ले रहे हो उसकी डेंसिटी है, डी ट्यूब का डायमीटर है, वी लिक्विड के फ्लो की वेलोसिटी है। ठीक है, एनआर जो तुम यहाँ कैलकुलेट करके निकालने वाले हो, दिस इज कॉल्ड रेनॉल्ड नंबर। लेफ्ट हैंड साइड पे जो नंबर ये तुम्हारे पास कैलकुलेट होने पे आएगा, एनआर से हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, क्या बोलते थे इसको हम, रेनॉल्ड नंबर। तो बात समझो, रेनॉल्ड नंबर इस फॉर्मूले से हम लोग कैलकुलेट करते हैं किसी भी लिक्विड फ्लो के लिए मूविंग इन अ ट्यूब। अगर इस रेनॉल्ड नंबर की वैल्यू 0 से 2000 के बीच में आ गई, देन फ्लो इज स्ट्रीमलाइन और लैमिनार। और जहां इस रेनॉल्ड नंबर की वैल्यू 3000 से ज्यादा आ गई, अबव 3000 आ गई, तो फ्लो इज टर्बुलेंट। और जहां इस रेनॉल्ड नंबर की वैल्यू 2000 से 3000 के बीच में आ गई तो फ्लो लैमिनार भी हो सकता है, टर्बुलेंट भी हो सकता है। रेनॉल्ड नंबर से हम प्रिडिक्ट नहीं कर पाएंगे। कहानी क्लियर हुई। जहां रेनॉल्ड नंबर तुम्हारा लेस देन 2000 है, फ्लो इज पक्का स्ट्रीमलाइन। जहां तुम्हारा रेनॉल्ड नंबर मोर देन 3000 है तो फ्लो इज पक्का टर्बुलेंट। और जहां रेनॉल्ड नंबर 2000 से 3000 के बीच में है तो फ्लो तुम्हारा लैमिनार, टर्बुलेंट कुछ भी हो सकता है, हम रेनॉल्ड नंबर से प्रिडिक्ट नहीं कर पाएंगे। ठीक है, क्लियर हो गया रेनॉल्ड नंबर सबको। चलो यहाँ तक तो हमारे चैप्टर का ये मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे रहा था टॉपिक का। ठीक है, हमारे पास हाइड्रोडायनेमिक्स के अंदर कितने तरह के फ्लो होते हैं, उनका फ्लो कब स्ट्रीमलाइन है, कब टर्बुलेंट है, डिसाइड करने के लिए क्या फैक्टर्स होते हैं, क्रिटिकल वेलोसिटी, रेनॉल्ड नंबर, ये सारी कहानी इंट्रोडक्शन दे दिया। चलो अब मेन टॉपिक यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। तो ध्यान दो, पूरे हाइड्रोडायनेमिक्स में दो ही इक्वेशंस हैं जो हमें थ्रू आउट द टॉपिक यूज करनी होती है। एक इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी जो अभी हम पढ़ने जा रहे हैं, और एक इसके बाद बर्नौलिस थ्योरम। ठीक है ना, ध्यान दो, हाइड्रोस्टैटिक्स हम लोगों ने जो लास्ट टॉपिक पढ़ा था उसमें भी पूरे टॉपिक में सिर्फ दो ही चीजें हम लोगों ने पढ़ी थी, प्रेशर डिफरेंस का फॉर्मूला रो जी एच, और एक बायन्सी फोर्स का एक्सप्रेशन, बायन्सी फोर्स इक्वल टू वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड। हाइड्रोस्टैटिक्स में बस दो चीजें थी, इसके अलावा कोई तीसरा कोई फॉर्मूला, कोई कॉन्सेप्ट नहीं था। ऐसे ही यहाँ पे भी हाइड्रोडायनेमिक्स के अंदर भी तुम्हारे सिर्फ दो ही मेन इक्वेशंस हैं जिनको हम जब भी मूविंग लिक्विड को हम लोग डिस्कस करेंगे, उसके बारे में बात करेंगे, तो हम सिर्फ दो ही इक्वेशंस यूज करते हैं, एक इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी, दूसरी बर्नौलिस थ्योरम। इसके अलावा कोई तीसरी इक्वेशन तुम्हारे काम नहीं आने वाली। खैर ये दो इक्वेशंस क्या होती है इनको हम पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं, कोई भी फिर आगे हाइड्रोडायनेमिक्स का डिस्कशन आएगा, कॉन्सेप्चुअल चाहे न्यूमेरिकल, हमने ये दो इक्वेशंस की हेल्प लेनी है, इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी और बर्नौलिस थ्योरम। तो लेट अस स्टार्ट विद इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी। इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी क्या कहानी है तुम्हारे सामने, देखो यहाँ पे एक ट्यूब मैंने ड्रॉ करके दिखा रखी है और वेरिएबल क्रॉस सेक्शन एरिया।
जिसमें तुम्हें दो एरिया क्रॉस सेक्शन मैंने मार्क करके दिखा रखे हैं। एक एरिया क्रॉस सेक्शन को हमने नाम दे रखा है ए, दूसरे क्रॉस सेक्शन एरिया को हमने नाम दे रखा है बी। जब लिक्विड क्रॉस सेक्शन एरिया ए को क्रॉस कर रहा है तो उसकी वेलोसिटी v1 है, और जब एरिया क्रॉस सेक्शन बी को क्रॉस कर रहा है तो उसकी वेलोसिटी v2 है। ठीक है ना। तो कंसिडर अ नॉन विस्कस लिक्विड इन स्ट्रीमलाइन फ्लो। यहाँ मेंशन कर रहे हैं, कभी टॉपिक में किसी क्वेश्चन में मेंशन नहीं हो फ्लो स्ट्रीमलाइन टर्बुलेंट, तब भी हमने स्ट्रीमलाइन ही मानना है। हमारे सिलेबस में जो भी डिस्कशन है वो सारा स्ट्रीमलाइन फ्लो का ही है। टर्बुलेंट का सिर्फ थोड़ा सा तुम्हें इंट्रोडक्शन दिया है, उसके बियॉन्ड कभी किसी भी क्वेश्चन में हम टर्बुलेंट फ्लो को डिस्कस करने नहीं वाले। तो चलो ध्यान से देख लो, हम जो इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी डिराइव कर रहे हैं, दो बातों को ध्यान रखो। एक तो हम बात ले रहे हैं लिक्विड जो है हमारा नॉन विस्कस है, और दूसरा जो हमारा फ्लो है वो स्ट्रीमलाइन है। पहला पॉइंट जो हम लोग यहाँ पे दिमाग में हमेशा तुमने रखना है, लिक्विड इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी लगाते समय कि लिक्विड हम लोगों ने नॉन विस्कस कंसिडर किया हुआ है, और दूसरा हमने फ्लो को स्ट्रीमलाइन मान रखा है। ठीक है ना। तो कंसिडर अ नॉन विस्कस लिक्विड इन स्ट्रीमलाइन फ्लो थ्रू अ ट्यूब ए बी ऑफ वेरिंग क्रॉस सेक्शन एरिया। तुम देख रहे हो एरिया क्रॉस सेक्शन उसका वेरी कर रहा है, डायग्राम में दिखाई रखा है। लेट A1 and A2 be the cross section of the tube at A and B respectively. Point A और point B पे area cross section A1, A2, V1 and V2 with the velocity of flow of liquid at A and B respectively. A पे velocity liquid की V1, B पे velocity V2. Rho 1 and rho 2 are density of liquid at A and B respectively. A पे liquid की density assume कर ली गई है rho 1, B वाले point पे density assume कर ली हमने rho 2. चलो अब ध्यान से देखो, वॉल्यूम ऑफ लिक्विड एंटरिंग पर सेकंड एट ए विल बी A1 V1 पर सेकंड। एरिया क्रॉस सेक्शन A1 से जो लिक्विड एंटर कर रहा होगा, वॉल्यूम ऑफ लिक्विड एंटरिंग पर यूनिट टाइम इज गोइंग टू बी A1 V1। देखो ये लोग कैसे लिख रहे हैं, यहाँ तो डायरेक्ट लिख दिया है, मैं तुम्हें रियलाइज भी करा देता हूँ। देखो मेरे पास यहाँ पे ट्यूब है जिसका एरिया क्रॉस सेक्शन A है, ठीक है ना, और तुम्हारे सामने देखो इस ट्यूब में से मैं लिक्विड को फ्लो करा रहा हूँ वेलोसिटी v से। तो लेट अस कंसिडर अ टाइम डेल्टा टी। ठीक है ना। इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी कभी स्कूल में तुम्हें एक्सप्लेन करने को आ जाए तो ये जो एक्सप्लेनेशन मैं तुमको बता रहा हूँ राइट हैंड साइड पे, ये तुम्हें स्कूल में एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। स्कूल में तुम डायरेक्ट लिख दोगे वॉल्यूम ऑफ लिक्विड एंटरिंग पर सेकंड एट ए इज A1 V1। पर ये आया कैसे, मैं तुम्हें विजुलाइज करवा के दिखा रहा हूँ यहाँ पे। तो लेट अस कंसिडर अ ट्यूब ऑफ क्रॉस सेक्शन एरिया ए थ्रू विच लिक्विड इज फ्लोइंग विद वेलोसिटी v। तो मैं कह रहा हूँ कंसिडर करो एक टाइम इंटरवल डेल्टा टी। डेल्टा टी टाइम में इमेजिन करो लिक्विड v वेलोसिटी से ट्यूब में कितना डिस्टेंस कवर कर लेगा। तो कितना डिस्टेंस कवर करेगा, वेलोसिटी v से डेल्टा टी टाइम में इट विल कवर अ डिस्टेंस ऑफ v डेल्टा टी। तो नोटिस करो डेल्टा टी टाइम में जब लिक्विड v डेल्टा टी डिस्टेंस मूव करेगा, तो यहाँ इस ओपनिंग से एरिया क्रॉस सेक्शन ए की ओपनिंग से v डेल्टा टी डिस्टेंस में जितना भी लिक्विड है, डेल्टा टी टाइम में जब लिक्विड v डेल्टा टी डिस्टेंस मूव करेगा, तो v डेल्टा टी डिस्टेंस में जितना भी लिक्विड है वो इस एरिया क्रॉस सेक्शन ए को क्रॉस कर जाएगा इन टाइम इंटरवल डेल्टा टी। तो ध्यान दो, जो लिक्विड डेल्टा टी टाइम में इस क्रॉस सेक्शन एरिया ए को क्रॉस करने वाला है उसकी लेंथ है v डेल्टा टी। लेंथ v डेल्टा टी, एरिया क्रॉस सेक्शन कैपिटल ए, लेंथ इनटू एरिया वॉल्यूम आ गया। इतना वॉल्यूम ऑफ लिक्विड इस क्रॉस सेक्शन ए को क्रॉस कर जाएगा इन टाइम डेल्टा टी। और अब ध्यान दो, वॉल्यूम ऑफ लिक्विड क्रॉसिंग पर यूनिट टाइम। तो इतना वॉल्यूम क्रॉस किया एरिया क्रॉस सेक्शन ए को इन टाइम डेल्टा टी। डेल्टा टी से डेल्टा टी कैंसिल हो गया, वॉल्यूम ऑफ लिक्विड फ्लोइंग पर यूनिट टाइम क्या एक्सप्रेशन आ गया, ए इंटू वी। और ध्यान दो, वॉल्यूम ऑफ लिक्विड क्रॉसिंग एरिया क्रॉस सेक्शन ए पर यूनिट टाइम, इसी को हम बोल देते हैं रेट ऑफ फ्लो। अभी किसी डिस्कशन में आ जाए भाई रेट ऑफ फ्लो बताओ, तो परेशान नहीं होना है, रेट ऑफ फ्लो वॉल्यूम ऑफ लिक्विड क्रॉसिंग पर यूनिट टाइम को ही बोलते हैं। तो ध्यान दो, रेट ऑफ फ्लो ये फॉर्मूले की तरह भी तुम याद कर सकते हो, वॉल्यूम ऑफ लिक्विड क्रॉसिंग पर यूनिट टाइम क्या हो जाएगा, जिस भी एरिया क्रॉस सेक्शन पे तुम बात कर रहे हो उस एरिया क्रॉस सेक्शन की वैल्यू मल्टीप्लाई बाय लिक्विड की फ्लो की वेलोसिटी। तो चलो, वॉल्यूम ऑफ लिक्विड एंटरिंग पर सेकंड एट ए। तो ध्यान दो, ए पे एरिया क्रॉस सेक्शन A1 है, लिक्विड की वेलोसिटी v1 है, तो वॉल्यूम ऑफ लिक्विड एंटरिंग पर यूनिट टाइम इज गोइंग टू बी A1 V1। तो नोटिस करो, मास ऑफ लिक्विड एंटरिंग पर सेकंड एट ए, वॉल्यूम ऑफ लिक्विड एंटरिंग पर यूनिट टाइम इनटू डेंसिटी से कर देंगे हम लोग, तो क्या आ जाएगा, मास ऑफ लिक्विड एंटरिंग पर यूनिट टाइम।
ध्यान दो, वॉल्यूम ऑफ लिक्विड एंटरिंग पर यूनिट टाइम कितना था हमारा, A1V1। वॉल्यूम ऑफ लिक्विड एंटरिंग पर यूनिट टाइम इनटू डेंसिटी क्या आ गया हमारे पास, mass of liquid entering the tube at cross section A per second, that is per unit time. Similarly, mass of liquid leaving cross section area B per unit time, area cross section B से per second कितना liquid का mass बाहर आ रहा होगा, क्या हो जाएगा एक्सप्रेशन, A2V2 into ρ2। ठीक है ना, तो mass entering per second A1V1 ρ1, mass coming out from the tube at cross section area B A2V2 ρ2। ठीक है ना, और अब ध्यान दो हम लगाने जा रहे हैं कंजर्वेशन ऑफ मास। जितना मास ट्यूब में एंटर कर रहा है पर सेकेंड, उतना ही मास ट्यूब से बाहर आ रहा होगा पर सेकेंड। तो मास ऑफ लिक्विड एंटरिंग पर सेकेंड एट ए इज इक्वल टू मास ऑफ लिक्विड लीविंग द ट्यूब पर सेकेंड एट बी। तो मास एंटरिंग पर सेकेंड हमने निकाला था A1V1 ρ1, मास कमिंग आउट पर सेकेंड A2V2 ρ2, दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल। ठीक है ना, जितना मास पर सेकेंड अंदर जा रहा है ट्यूब के, उतना ही मास पर सेकेंड ट्यूब से बाहर आ रहा होगा। कंजर्वेशन ऑफ मास लगा दिया। और ध्यान दो, स्टार्टिंग में हमने एज्यूम किया था हमारा लिक्विड कैसा है, आइडियल लिक्विड है। ठीक है, कैसा था, नॉन विस्कस। और अब ध्यान से देखो, नॉन विस्कस के साथ साथ वी आर एज्यूमिंग इट इज इनकम्प्रेसिबल। कभी हम डिस्कशन में बोलते हैं लिक्विड इज आइडियल, तो आइडियल लिक्विड में हम क्या मानते हैं, लिक्विड इज नॉन विस्कस, एंड सेकेंडली वी एज्यूम इट इज इनकम्प्रेसिबल। ठीक है ना, उसके विस्कस नेचर को निग्लेक्ट कर देते हैं और उसकी कंप्रेसिबिलिटी को भी हम यहाँ पे इग्नोर कर देते हैं। तो इफ लिक्विड इज इनकम्प्रेसिबल, तो ध्यान दो पूरे के पूरे ट्यूब में हर जगह उस लिक्विड की डेंसिटी हमें क्या मिलने वाली है, सेम। तो एरिया क्रॉस सेक्शन ए और एरिया क्रॉस सेक्शन बी दोनों पे डेंसिटीज को हमने क्या मान लिया, सेम, एज लिक्विड इज एज्यूम टू बी इनकम्प्रेसिबल। और फिर दोनों साइड से जब ρ1 और ρ2 बराबर है तो कैंसिल आउट हो जाएंगे और हमारे पास एक्सप्रेशन क्या आ गया, A1V1 इज इक्वल टू A2V2, दैट इज A इंटू V इज कॉन्स्टेंट। और इसी को हम क्या बोल देते हैं, इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी। ठीक है, क्लियर हो गया। तो तुम्हारे सामने जो भी मैंने थोड़ी देर पहले डायग्राम दिखा रहा था, उसमें ट्यूब तुम देख रहे थे, ए पे उसका एरिया क्रॉस सेक्शन कम था और बी वाले पॉइंट पे उसका एरिया क्रॉस सेक्शन ज्यादा था। तो ए पे एरिया क्रॉस सेक्शन कम, बी पे एरिया क्रॉस सेक्शन ज्यादा, तो गैस करो वेलोसिटी V1 ज्यादा या V2 ज्यादा। तो नोटिस करो A1V1 इज इक्वल टू A2V2। अगर हम इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी लगाएं तो तुम देख रहे हो ए के कंपैरिजन में बी पे एरिया ज्यादा है, A2 ज्यादा, एरिया क्रॉस सेक्शन ज्यादा हो गया, तो वेलोसिटी यहाँ पे क्या हो जाएगी, डिक्रीज। लिक्विड की स्पीड क्या हो जाएगी, डिक्रीज, ताकि ए और वी का प्रोडक्ट क्या बना रहे, सेम। तो जहाँ पे एरिया ज्यादा वहां पे स्पीड कम, जहाँ पे एरिया कम, जहाँ पे एरिया कम वहां पे स्पीड ज्यादा। V1 इज गोइंग टू बी ग्रेटर देन V2 फ्रॉम इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी। चलो, इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। नेक्स्ट अभी हम लोग बात करना चालू करते हैं बर्नौलिस थ्योरम के बारे में। अब बर्नौलिस थ्योरम के बारे में जब हम डिस्कशन स्टार्ट करेंगे तो मैं तुम्हें पहले से हिंट कर देता हूँ, बर्नौलिस थ्योरम कुछ और नहीं है, वर्क एनर्जी थ्योरम ही है। ठीक है, जो कि हम लोगों लिक्विड के लिए अप्लाई करेंगे। ठीक है ना, हम लोगों ने वर्क पावर एनर्जी चैप्टर के अंदर वर्क एनर्जी थ्योरम पढ़ी हुई है, वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। फिर हम लोगों ने पढ़ा था वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस, वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्सेस इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी प्लस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, वर्क एनर्जी थ्योरम का सिंप्लीफाइड फॉर्म। कोई नहीं, अभी थोड़ी देर में फिर से वो हम डिस्कस करेंगे। अभी काम की बात ये है कि वर्क एनर्जी थ्योरम जो हम लोगों ने वर्क पावर एनर्जी चैप्टर में पढ़ी हुई है, वही हम वापस से अप्लाई करने वाले हैं और लिक्विड के ऊपर अप्लाई करने वाले हैं। और जब लिक्विड के ऊपर अप्लाई करते हैं तो हम लोग बात करते हैं वर्क डन पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है ना, वर्क डन पर यूनिट मास, वर्क डन पर यूनिट वॉल्यूम। बेसिकली ट्यूब है, ट्यूब के अंदर जो है लिक्विड कंटिन्यूअसली फ्लो करते जा रहा है, एक एंड से लिक्विड एंटर करते जा रहा है, दूसरे एंड से लिक्विड बाहर जाता जा रहा है। तो जो तुम्हारी ट्यूब है उसके अंदर लिक्विड वेरी कर रहा है ना, मतलब जो तुम्हारा लिक्विड स्टार्टिंग में है और जो लिक्विड थोड़ी देर बाद है वो सेम नहीं है, कंटिन्यूअसली फ्लो होते जा रहा है, लिक्विड फ्लो होकर बाहर निकलता जा रहा है, एक एंड से एंटर कर रहा है, दूसरे एंड से बाहर निकल रहा है। तो वॉल्यूम ऑफ लिक्विड एंटरिंग पर यूनिट टाइम इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ लिक्विड लीविंग द ट्यूब पर यूनिट टाइम, एज लिक्विड इज एज्यूम्ड टू बी इनकम्प्रेसिबल। ऐसे जितना मास लेफ्ट हैंड साइड से एंटर कर रहा है उतना ही मास राइट हैंड साइड से बाहर आ रहा है। तो हम लोग जो है वर्क एनर्जी थ्योरम लगा देते हैं पर यूनिट वॉल्यूम या पर यूनिट मास। तो वहाँ पे ये बर्नौलिस थ्योरम को भी हम डिस्कस करेंगे, उससे पहले कुछ टर्म्स के साथ मैं तुम्हें फैमिलराइज करा देता हूँ। यही टर्म्स हमने आगे बर्नौलिस थ्योरम में यूज करनी है।
तो एनर्जी ऑफ अ लिक्विड की हम लोग बात कर रहे हैं। तो जब लिक्विड की एनर्जी बात करते हैं तो हम तीन तरह की एनर्जीज की बात करते हैं, प्रेशर एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी। ठीक है ना, प्रेशर एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, ये तीन तरह की एनर्जीज की हम लोग बात करते हैं। देखो एक तीनों को एक बार ब्रीफली हम लोग फटाफट यहाँ डिस्कस कर लेते हैं। तो प्रेशर एनर्जी क्या होती है? तो इट इज द एनर्जी पोजेस्ड बाय लिक्विड बाय वर्चू ऑफ इट्स प्रेशर। जहाँ पे लिक्विड का प्रेशर ज्यादा होगा वहां पे उसकी प्रेशर एनर्जी ज्यादा होगी, जहाँ उसका प्रेशर कम होगा वहां पे उसकी प्रेशर एनर्जी कम होगी। इट इज बेसिकली मेजर ऑफ वर्क डन इन पुशिंग द लिक्विड अगेंस्ट द प्रेशर विदाउट इम्पार्टिंग एनी वेलोसिटी टू इट। लिक्विड को हम ट्यूब के अंदर पुश कर रहे हैं, तो पुश करने के लिए जो वर्क डन करना पड़ रहा है, देखो वर्क एनर्जी थ्योरम में जो बेसिकली वर्क वाला पार्ट होता है, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट्स वाला पार्ट होता है, वही बेसिकली यहाँ पे हम प्रेशर एनर्जी के नाम पे कवर अप कर रहे हैं। और प्रेशर एनर्जी के नाम पे बेसिकली हम वर्क डन ले रहे हैं पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है ना, तुम लोगों ने केमिस्ट्री के अंदर तुमने देखा होगा वर्क डन का फॉर्मूला तुम लोग लगाते हो पी डेल्टा वी, याद है? हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स के अंदर तुमने थर्मोडायनेमिक्स के अंदर पढ़ाया होगा, वर्क डन इज पी डेल्टा वी, तुम यूज भी करते होगे। तो तुम नोटिस करो वर्क डन पर यूनिट वॉल्यूम की अगर मैं बात करूं तो क्या आ जाता है? पी, और इसी पी को ये लोग यहाँ पे क्या बोल देते हैं? प्रेशर एनर्जी। ठीक है, मैं थोड़ा सिंपल वे में तुम्हें समझा रहा हूँ, स्कूल में इस तरीके से कभी तुम्हें समझाने की जरूरत नहीं है, ये हमारे आपस की बात है। मैं तुम्हें खाली ये रियलाइज करा रहा हूँ कि जो वर्क डन हो रहा है लिक्विड के ऊपर पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है ना, उसी को ही हम लोग यहाँ पे कंसिडर कर रहे हैं इन द फॉर्म ऑफ प्रेशर एनर्जी। तो प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड इज इक्वल टू पी, जो भी लिक्विड का प्रेशर होगा उसके बराबर। ठीक है ना, नेक्स्ट टर्म जो हम यहाँ पे बर्नौलीज थ्योरम में यूज करेंगे, पोटेंशियल एनर्जी, इसके साथ हम पहले से फेमिलराइज्ड हैं। इट इज द एनर्जी पोजेस्ड बाय लिक्विड बाय वर्चू ऑफ इट्स हाइट और पोजीशन अबव द सरफेस ऑफ अर्थ और एनी रेफरेंस लेवल टेकन एज जीरो लेवल। पोटेंशियल एनर्जी मार्क करते समय तुम किसी भी लेवल को अपने कंफर्ट के अकॉर्डिंग अपना जीरो पोटेंशियल लेवल मान सकते हो। तो जो भी तुमने अपना जीरो पोटेंशियल लेवल माना है उसके उस लेवल से तुम्हारे लिक्विड मॉलिक्यूल की क्या हाइट है, ठीक है ना, क्या पोजीशन है, दैट विल डिटरमाइन इट्स पोटेंशियल एनर्जी। और पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है ना, जो भी डिस्कशन चलेगा मैं तुम्हें थोड़ा सा पहले ही हिंट कर चुका हूँ, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम या एनर्जी पर यूनिट मास के टर्म में चलेगा। तो पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ लिक्विड क्या हो जाएगा? तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला mgh बाय वॉल्यूम ऑफ लिक्विड v, mgh बाय v में मास अपॉन वॉल्यूम क्या बन जाएगा? डेंसिटी। और प्रेशर एनर्जी का फॉर्मूला जो हम इस डिस्कशन में बर्नौलीज थ्योरम में यूज करने वाले हैं, रो जी एच। ठीक है ना, तो ध्यान देना है mgh तुम पास्ट में यूज करते आए हो, यहाँ पे रो जी एच यूज करोगे, बेसिकली पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम को यूज करोगे। और ऐसे ही काइनेटिक एनर्जी भी क्या हो जाएगी? एनर्जी पोजेस्ड बाय लिक्विड मॉलिक्यूल्स बाय वर्च्यू ऑफ इट्स मोशन और वेलोसिटी। और काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम हाफ एम वी स्क्वायर बाय वॉल्यूम में, अगेन हाफ एम वी स्क्वायर बाय वॉल्यूम करोगे तो मास अपॉन वॉल्यूम डेंसिटी हाफ रो वी स्क्वायर, ये हमारा काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम का एक्सप्रेशन आ गया। तो प्रेशर एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, सभी ये तीनों टर्म्स ही हम लोग बर्नौलीज थ्योरम में यूज करेंगे। और मैं तुम्हें रियलाइज करा रहा हूँ सभी जो एनर्जीज जो हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं, वी आर गोइंग टू डिस्कस देम पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, तो चलो इनको यूज करते हैं, बर्नौलीज थ्योरम डिराइव करते हैं। तो चलो बर्नौलीज थ्योरम का डेरिवेशन स्टार्ट करें, उससे पहले बर्नौलीज थ्योरम की डेफिनेशन। ऑब्वियसली जब हमारे स्कूल एग्जाम्स में बर्नौलीज थ्योरम एक्सप्लेन करने को आएगी तो विद डेफिनेशन ही स्टेट बर्नौलीज थ्योरम एंड देन डिराइव इट। तो सबसे पहले तो स्टेट करके बतानी होगी, तो इसकी स्टेटमेंट हमारे बुक्स में क्या मिलती है वो स्टेटमेंट एक बार रीड कर लेते हैं। तो बर्नौलीज थ्योरम स्टेट्स दैट फॉर स्ट्रीमलाइन फ्लो ऑफ एन आइडियल लिक्विड, देख लो पहले तो हमने फ्लो कैसा मानना है? स्ट्रीमलाइन, और दूसरा लिक्विड को कैसा एज्यूम करना है? आइडियल। और आइडियल लिक्विड में तुम्हें थोड़ी देर पहले बता रहा था कैसा होगा? नॉन विस्कस एंड इनकम्प्रेसिबल। ठीक है, तो लिक्विड को हम बर्नौलीज थ्योरम डिराइव करते समय, अप्लाई करते समय कैसा मान के चलेंगे? आइडियल लिक्विड विच इज इनकम्प्रेसिबल एंड नॉन विस्कस। और फ्लो को भी हम कैसा मानेंगे? स्ट्रीमलाइन। मैं स्टार्टिंग चैप्टर के टॉपिक के स्टार्टिंग से बता रहा हूँ, टर्बुलेंट फ्लो कभी हम डिस्कस ही नहीं करते हमारे पूरे सिलेबस में, चाहे हम इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी पढ़ रहे हैं, चाहे बर्नौलीज थ्योरम पढ़ रहे हैं, ऑल आर एप्लीकेबल ओनली फॉर स्ट्रीमलाइन फ्लो। चलो अभी आगे, द टोटल एनर्जी, बर्नौलीज थ्योरम स्टेट्स दैट फॉर द स्ट्रीमलाइन फ्लो ऑफ एन आइडियल लिक्विड द टोटल एनर्जी दैट इज सम ऑफ प्रेशर एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी per unit mass remain constant at every cross section throughout the flow। तुम्हारे पास यहाँ देख रहे हो ट्यूब है, ट्यूब के अंदर लिक्विड फ्लो होके जा रहा है, तो यहाँ पे हम कोई भी क्रॉस सेक्शन ले लें, क्रॉस सेक्शन ए ले लो, क्रॉस सेक्शन बी ले लो, बीच में कोई भी क्रॉस सेक्शन सी ले लो,
हर क्रॉस सेक्शन पे प्रेशर एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट मास या पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है, लिक्विड इनकम्प्रेसिबल है तो पर यूनिट मास बोलो चाहे पर यूनिट वॉल्यूम बोलो, एक ही बात रह जाएगी। मतलब टोटल एनर्जी क्या रखनी है हम लोगों ने, कंजर्व करनी है। और वो टोटल एनर्जी कंजर्वेशन के अंदर कौन कौन सी एनर्जी लेनी है, प्रेशर, पोटेंशियल और काइनेटिक। चलो, एन आइडियल लिक्विड इज वन इन विच इज परफेक्टली इनकम्प्रेसिबल एंड नॉन विस्कस। ये दो बातें तुम्हें मैं पहले ही बता चुका हूँ, वही बात हम यहाँ पे लैंग्वेज के फॉर्म में भी लिख के दिखा रहा हूँ। एन आइडियल लिक्विड इज वन विच इज परफेक्टली इनकम्प्रेसिबल एंड नॉन विस्कस। चलो, ये बर्नौलीज थ्योरम हमने स्टेट कर दी। आइडियल लिक्विड क्या होता है हम लोगों ने ये भी एक्सप्लेन कर दिया स्कूल टीचर को, कि जब भी तुम ये डेफिनेशन बताओगे, आइडियल लिक्विड यूज करोगे, तो फिर तुम्हें एक्सप्लेन करना है कि आइडियल लिक्विड तुम किस चीज को बोल रहे हो। क्या अभी डेरिवेशन स्टार्ट करते हैं, प्रूफ स्टार्ट करते हैं। प्रूफ के अंदर हम लोगों ने स्टार्ट करते समय ये ट्यूब ले ली। इसी ट्यूब के डायग्राम के अंदर, ट्यूब के अंदर जो भी हम एरिया क्रॉस सेक्शन जिनके बीच में बर्नौलीज थ्योरम प्रूव करेंगे, एरिया क्रॉस सेक्शन ए और एरिया क्रॉस सेक्शन बी पे लिक्विड की वेलोसिटी, लिक्विड की डेंसिटी, लिक्विड का प्रेशर, लिक्विड की हाइट, ये सारी चीजें पहले हम लोग यहाँ पे एक्सप्लेन कर देते हैं, ठीक है ना। चलो, ये हमारा डायग्राम के अंदर क्रॉस सेक्शन एरिया ए और क्रॉस सेक्शन एरिया बी पे प्रेशर क्या ले रहे हैं। ए पे प्रेशर है P1, बी पे प्रेशर है P2। ए पे एरिया क्रॉस सेक्शन A1, बी पे एरिया क्रॉस सेक्शन A2। ए पे लिक्विड की वेलोसिटी V1, बी पे लिक्विड की वेलोसिटी V2, ठीक है ना। ए पे लिक्विड की हाइट H1, बी पे लिक्विड की हाइट H2, ठीक है। सबसे पहले डेरिवेशन के अंदर ये सारी चीजें तुमने लेट करके वो एक्सप्लेन करनी है। तो चलो, लेट P1 बी द pressure applied on the liquid at cross section area A, while P2 is pressure applied on the liquid at cross section area B. A1 and A2 are area cross section of the tube at A and B respectively. H1 and H2 क्या है, तो H1 and H2 are mean height of cross section area A and B from the ground और a reference level, जिसको भी तुम जीरो पोटेंशियल लेवल मान रहे हो, वहां से ट्यूब के सेंटर की हाइट, क्रॉस सेक्शन एरिया के मीन हाइट तुमने क्या लेनी है, H1 और H2। V1 एंड V2, ठीक है, क्या हो गई, नॉर्मल वेलोसिटी ऑफ द लिक्विड, दैट इज क्रॉस सेक्शन एरिया के नॉर्मल एट क्रॉस सेक्शन एरिया ए एंड बी रिस्पेक्टिवली। और रो क्या है, रो इज द डेंसिटी ऑफ आइडियल लिक्विड फ्लोइंग थ्रू द ट्यूब। तो चलो, जो भी तुमने यहाँ पे लिक्विड ले रखा है उसका प्रेशर, उसका हाइट, एरिया क्रॉस सेक्शन, ये सारी चीजें पहले लेट करनी है। तुम्हारे डेरिवेशन का एक पेज तो इसी से भर जाएगा। फिर अभी आगे बढ़ते हैं डिस्कशन में। बाय इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी, पहले तो सबसे पहले यहाँ पे दोनों पॉइंट्स ए और बी पे हम इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी अप्लाई कर रहे हैं। बाय इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी A1 V1 विल बी इक्वल टू A2 V2। और ध्यान दो, A1 V1 A2 V2 क्या होता है, रेट ऑफ फ्लो क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ लिक्विड फ्लोइंग पर मिनट टाइम। दैट वॉल्यूम ऑफ लिक्विड फ्लोइंग पर मिनट टाइम को हम यहाँ कैपिटल वी से, कैपिटल वी एज्यूम कर रहे हैं। ध्यान दो, कैपिटल वी टोटल वॉल्यूम नहीं है, ध्यान से मेरी लैंग्वेज सुन लेना। कैपिटल वी इज वॉल्यूम ऑफ लिक्विड एंटरिंग और लीविंग द ट्यूब पर सेकेंड। कैपिटल वी इज वॉल्यूम ऑफ लिक्विड एंटरिंग द ट्यूब और लीविंग द ट्यूब पर सेकेंड। और ध्यान से देखो, वॉल्यूम इज इक्वल टू मास अपॉन डेंसिटी लिख सकते हैं हम लोग। डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, तो वॉल्यूम इज इक्वल टू मास अपॉन डेंसिटी में नोटिस कर लो, मास अपॉन डेंसिटी में m क्या है, तो टोटल मास ऑफ द लिक्विड नहीं है, अगेन मास ऑफ लिक्विड एंटरिंग और लीविंग द ट्यूब पर सेकेंड है, ठीक है ना। पर सेकेंड कितना मास लेफ्ट हैंड साइड से एंटर कर रहा है, पर सेकेंड कितना मास राइट हैंड साइड से बाहर आ रहा है, उसको हम स्मॉल m से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। स्मॉल m पूरे लिक्विड का मास नहीं है, टोटल मास नहीं है, मास एंटरिंग द ट्यूब लीविंग द ट्यूब पर सेकेंड है। ऐसे कैपिटल वी वॉल्यूम ऑफ लिक्विड एंटरिंग द ट्यूब लीविंग द ट्यूब पर सेकेंड है। और जैसे यहाँ पे तुम डायग्राम में देख ही रहे हो, लेफ्ट हैंड साइड पे एरिया क्रॉस सेक्शन A1 ज्यादा है, राइट हैंड साइड पे एरिया क्रॉस सेक्शन A2 कम है। जहाँ पे एरिया क्रॉस सेक्शन ज्यादा है वहां पे वेलोसिटी कम होगी। A1 ज्यादा है तो V1 कम होगा, A2 कम है तो V2 ज्यादा होगा, ताकि A1 V1 इक्वल टू A2 V2 एरिया क्रॉस सेक्शन और वेलोसिटी का प्रोडक्ट कांस्टेंट बना रहे। तो चलो, डेरिवेशन में आगे बढ़ते हैं। तो जो भी हमने टर्म्स डेरिवेशन में यूज करनी है वो सारी हमने लेट कर ली हैं, और हमने इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी जो पढ़ी है पास्ट में, ठीक है, थोड़ी देर पहले पढ़ी है, उसको हम लोगों ने यहाँ पे अप्लाई कर दिया, A1 V1 इक्वल टू A2 V2। तो चलो, अब डेरिवेशन के मेन स्टेप्स के ऊपर आते हैं। ये तो स्टार्टिंग में हम लोग माहौल बना रहे थे, कहानियां सुना रहे थे, कुछ डेरिवेशन को स्टार्ट करने से पहले जो भी हमने चीजें एक्सप्लेन करनी है वो सारी कर दी। अब डेरिवेशन के मेन स्टेप्स के ऊपर आते हैं। तो चलो ध्यान से देखो, लेफ्ट हैंड साइड पे यहाँ पे लिक्विड पे
प्रेशर है, लिक्विड का प्रेशर है P1। सोच कर देखो ये बहुत बड़ी ट्यूब है जिसका मैंने बीच वाला पार्ट तुम्हें कट करके दिखा दिया, ठीक है ना। तुम सोचो ये ट्यूब इतनी नहीं है, इसके लेफ्ट में भी है फर्दर ट्यूब और इसके राइट में भी आगे फर्दर ट्यूब। तो पूरे ट्यूब का मैंने एक छोटा सा पार्ट तुम्हें कट करके यहाँ पे ड्रॉ करके दिखा दिया। तो इस ट्यूब के लेफ्ट हैंड साइड पे जो लिक्विड है वो इस पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शन एरिया पे प्रेशर लगा रहा होगा P1। प्रेशर P1, एरिया क्रॉस सेक्शन यहाँ पे A1। तो प्रेशर P1 इंटू एरिया क्रॉस सेक्शन A1 क्या आ गया, फोर्स ऑन लिक्विड एट क्रॉस सेक्शन ए। और अब ध्यान से देखो, वर्क डन पर सेकेंड ऑन द लिक्विड एट क्रॉस सेक्शन ए। वर्क डन पर सेकेंड, वर्क डन पर सेकेंड क्या होता है, पावर। और याद करो इंस्टेंटेनियस पावर का फॉर्मूला क्या होता है, F.V। पावर का फॉर्मूला सबको याद है, वर्क अपॉन टाइम तो होता ही है। दूसरा हम लोगों ने क्या पढ़ा हुआ है वर्क पावर एनर्जी के अंदर, पावर का फॉर्मूला F.V। तो ध्यान से देखो, लिक्विड के ऊपर जो फोर्स लग रही है यहाँ पे कितनी लग रही है, P1A1। और लिक्विड के जिन मॉलिक्यूल्स पे फोर्स लग रही है वो मॉलिक्यूल्स कितने वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं, V1। तो ध्यान से देखो, फोर्स लग रही है टूवर्ड्स राइट, वेलोसिटी भी लिक्विड की टूवर्ड्स राइट, तो पावर F.V क्या हो जाएगा, P1A1 इंटू V1 इंटू cos 0 1। और ध्यान से देखो A1 इंटू V1 को किससे रिप्लेस कर दिया, कैपिटल V से। जो लास्ट स्लाइड के ऊपर हम लोगों ने कैपिटल V लिया था, वॉल्यूम ऑफ लिक्विड एंटरिंग द ट्यूब या वॉल्यूम ऑफ लिक्विड कमिंग आउट ऑफ द ट्यूब पर सेकेंड। कैपिटल V जो हमने लेट किया था A1 V1 को हमने कैपिटल V से रिप्लेस कर दिया। तो काम की बात, वर्क डन पर सेकेंड ऑन द लिक्विड एट क्रॉस सेक्शन एरिया ए इज P1 इंटू V। एंड सिमिलरली वर्क डन पर सेकेंड ऑन लिक्विड एट क्रॉस सेक्शन B। क्रॉस सेक्शन B पे ध्यान दो, जो लिक्विड के मॉलिक्यूल्स बाहर आ रहे हैं, इसके राइट में जो लिक्विड अवेलेबल होगा इस ओपनिंग के, ये तुम्हें जो ट्यूब का मैंने पार्ट ड्रॉ करके दिखा रखा है, इसके राइट वाले क्रॉस सेक्शन के फर्दर राइट में जो लिक्विड होगा वो इस लिक्विड इस क्रॉस सेक्शन पे अवेलेबल मॉलिक्यूल्स पे कैसे फोर्स लगा रहा होगा, लेफ्ट की तरफ लगा रहा होगा। कितना लगा रहा होगा, P2A2। प्रेशर है P2, एरिया क्रॉस सेक्शन है A2, तो फोर्स लग रहा होगा P2A2। और यहाँ पे जो लिक्विड के मॉलिक्यूल्स है इस क्रॉस सेक्शन पे वो जा रहे हैं राइट की तरफ P2 से। नोटिस करो, इन पे फोर्स लग रहा है लेफ्ट की तरफ, इनकी वेलोसिटी है राइट की तरफ। तो पावर F.V, F.V cos 180 क्या हो जाएगा, -1। समझ में आया माइनस साइन क्यों लगाया हम लोगों ने। तो ध्यान दो, वर्क डन पर सेकेंड ऑन द लिक्विड एट क्रॉस सेक्शन B इज गोइंग टू बी F.V में फोर्स की वैल्यू P2A2, वेलोसिटी की वैल्यू V2, दोनों के बीच में एंगल 180 डिग्री, तो cos 180 -1। और अगेन A2 इंटू V2 क्या हो जाएगा, कैपिटल V। एरिया इंटू वेलोसिटी, वॉल्यूम ऑफ लिक्विड कमिंग आउट ऑफ द ट्यूब पर सेकेंड, जिसको हमने कैपिटल V से लिख दिया। खैर अभी नेट वर्क डन पर सेकेंड ऑन द लिक्विड इज गोइंग टू बी P1V1 माइनस P2V2। सॉरी, P1V माइनस P2V, V तो सेम ही है, जितना वॉल्यूम पर सेकेंड एंटर कर रहा है उतना ही वॉल्यूम पर सेकेंड बाहर आ रहा है। तो एंटर करते समय वर्क डन पर सेकेंड P1V, और जब यूनिट वॉल्यूम बाहर आएगा तो वर्क डन पर सेकेंड इज गोइंग टू बी माइनस P2V। नेट वर्क डन क्या आ गया हमारे पास, नेट वर्क डन पर सेकेंड क्या आ गया हमारे पास, P1V माइनस P2V। और अब ध्यान दो, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी पर सेकेंड ऑफ द लिक्विड फ्रॉम A टू B। तो A पे पर यूनिट टाइम कितना मास एंटर किया था, स्मॉल m। कितने हाइट पे था वो, h1। और जब वो बाहर निकला तो कितनी हाइट होगी उसकी, h2। तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी दैट इज फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा, mgh2 माइनस mgh1। ऐसे ही पर सेकेंड लेफ्ट हैंड साइड से जब m मास एंटर किया था वेलोसिटी v1 से, और पर सेकेंड उतने ही पर एक सेकेंड के इंटरवल में m मास यहाँ पे स्मॉल m मास बाहर आ गया था वेलोसिटी v2 से। तो जो यूनिट टाइम में पर सेकेंड जो मास एंटर किया था उसकी काइनेटिक एनर्जी हाफ m v1 स्क्वायर, और बाहर निकला उसकी हाफ m v2 स्क्वायर। तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी हाफ m v2 स्क्वायर माइनस हाफ m v1 स्क्वायर। पर सेकेंड स्मॉल m मास एंटर कर रहा है और स्मॉल m मास बाहर आ जा रहा है। पर सेकेंड जो मास एंटर कर रहा है वो हाफ m v1 स्क्वायर काइनेटिक एनर्जी से एंटर कर रहा है, और उसी पर सेकेंड के अंदर, उसी टाइम इंटरवल ऑफ 1 सेकेंड के अंदर m मास काइनेटिक एनर्जी हाफ m v2 स्क्वायर से बाहर आ जा रहा है। तो तुम देख रहे हो लिक्विड की काइनेटिक एनर्जी में चेंज कितना आ रहा है पर सेकेंड, हाफ m v2 स्क्वायर माइनस हाफ m v1 स्क्वायर। और आप अप्लाइंग वर्क एनर्जी थ्योरम, और अगर वर्क एनर्जी थ्योरम पर सेकेंड, तो वर्क डन पर सेकेंड बाय प्रेशर on left hand side and right hand side on both cross section area will be equal to change in potential energy per second plus change in kinetic energy per second. Work done
by external forces per second equal to change in potential energy per second plus change in kinetic energy per second. और चलो वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं. वर्क डन पर सेकंड क्या पढ़ा हम लोगों ने? P1V माइनस P2V. चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी पर सेकंड mgh2 माइनस mgh1. और चेंज इन काइनेटिक एनर्जी पर सेकंड हाफ mv2 स्क्वायर माइनस हाफ mv1 स्क्वायर. ध्यान दो, 1 वाले सारे टर्म लेफ्ट हैंड साइड पे ले जाता हूँ, 2 वाले सारे टर्म्स राइट हैंड साइड पे ले जाता हूँ. क्रॉस सेक्शन ए पे जो हम जितनी टर्म्स डिस्कस कर रहे हैं वो लेफ्ट हैंड साइड पे, जो क्रॉस सेक्शन बी पे जो हम टर्म्स डिस्कस कर रहे हैं वो सारी राइट हैंड साइड. तो हमारे पास क्या आ गया? P1V प्लस mgh1 प्लस हाफ mv1 स्क्वायर राइट हैंड साइड पे इक्वल टू P2V प्लस mgh2 प्लस हाफ mv2 स्क्वायर. डिवाइडिंग थ्रू आउट बाय स्मॉल m, पूरी इक्वेशन को स्मॉल m से डिवाइड कर दिया. ये आ गया एक्सप्रेशन हमारे पास. ध्यान से देखो लेफ्ट हैंड साइड पे P1V बाय m में m अपॉन v मास अपॉन वॉल्यूम क्या हो जाएगा? डेंसिटी. तो P1 बाय रो प्लस GH1 प्लस हाफ V1 स्क्वायर. ऐसे राइट हैंड साइड पे भी वॉल्यूम अपॉन मास, मास अपॉन वॉल्यूम को डेंसिटी से रिप्लेस कर दिया. ठीक है, तो अपने पास क्या आ गया? राइट हैंड साइड पे P2 बाय रो प्लस GH2 प्लस हाफ V2 स्क्वायर. नोटिस करो P बाय रो प्लस GH प्लस हाफ V स्क्वायर, इन तीनों टर्म्स का सम क्या रह रहा है? कांस्टेंट. और तुम फॉलो कर पा रहे होगे mgh क्या होता है? पोटेंशियल एनर्जी. तो gh क्या होगा? पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट मास. हाफ mv स्क्वायर क्या होता है? काइनेटिक एनर्जी. तो हाफ v स्क्वायर क्या हो जाएगा? काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट मास. तुम यहाँ तो देख ही रहे हो प्रेशर की वजह से वर्क डन P1V बाय m क्या हो गया? वर्क डन पर यूनिट मास. ठीक है ना? तो GH वाली जो टर्म है वो बेसिकली पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट मास को कवर कर रही है, हाफ V स्क्वायर काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट मास को कवर कर रही है, और P बाय रो जिसको ये प्रेशर एनर्जी बोल रहे हैं ये किसको कवर कर रही है? तो ये वर्क डन बाय प्रेशर्स, जो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड पे लिक्विड्स के प्रेशर है उनकी वजह से होने वाले वर्क डन पर यूनिट मास को. खैर बर्नौलीज थ्योरम P बाय रो प्लस GH प्लस हाफ V स्क्वायर विल बी कांस्टेंट. ठीक है, क्लियर हो गई बर्नौलीज थ्योरम. ठीक है ना? स्टार्टिंग में जो हमने स्टेटमेंट कही थी कि प्रेशर एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट मास एट ईच क्रॉस सेक्शन एरिया इज गोइंग टू रिमेन सेम, वो हमने प्रूव करके दिखा दिया. और चलो डिस्कशन का अब लास्ट, लिमिटेशंस ऑफ बर्नौलीज थ्योरम. ठीक है, हमारे स्कूल में ही पूछ लेते हैं बर्नौलीज थ्योरम की लिमिटेशंस बताओ. स्कूल में 2 मार्क क्वेश्चन, 3 मार्क क्वेश्चन. तो ये 3 लिमिटेशंस हमारे डिस्कशन में हम लोग लेके चल रहे हैं. लिमिटेशंस ऑफ बर्नौलीज थ्योरम के अंदर सबसे पहला लिमिटेशन, while deriving the Bernoulli's equation, Bernoulli's theorem, it is assumed that the velocity of every particle of liquid across any cross section of the tube is uniform. Practically, it is not correct. In fact, the particles of the liquid in the innermost central layer have maximum velocity, and those on a layer in contact with the tube will have least velocity. Therefore, we should have taken the mean velocity of the liquid. और हमने डेरिवेशन में क्या मान लिया था? हमारा लिक्विड नॉन विस्कस, इसलिए हमने थ्रू आउट द क्रॉस सेक्शन एरिया हर लिक्विड मॉलिक्यूल की वेलोसिटी सेम मान ली. जबकि अगर हम विस्कोसिटी को कंसिडर करेंगे तो तुम देख रहे हो सेंट्रल लेयर जो होगी वो ज्यादा वेलोसिटी से मूव कर रही होगी, और जो वॉल के पास वाली लेयर्स होंगी वो मिनिमम वेलोसिटी से मूव कर रही होगी. तो ये लोग सजेस्ट कर रहे हैं कि इन सच अ सिनेरियो वी शुड टेक मीन वेलोसिटी ऑफ द लिक्विड. खैर बर्नौलीज थ्योरम के अंदर हमने ऐसा नहीं किया हुआ, हमने लिक्विड की विस्कोसिटी को निग्लेक्ट किया हुआ है. Second point, the viscous drag of the liquid which comes into play when the liquid is in motion has not taken into account. ठीक है, बेसिकली देख रहे हो सिमिलर सी बातें हैं. स्टिल इसको सेकंड पॉइंट बना के, जो विस्कस फोर्सेस की वजह से बेसिकली जो एक तो मीन वेलोसिटी वाला कॉन्सेप्ट तो है ही है, सेकेंडली जब विस्कस ड्रैग लग रही है, विस्कस फोर्सेस लग रही हैं, तो ऑब्वियसली उन विस्कस फोर्सेस की वजह से भी कुछ ना कुछ एनर्जी लॉसेस होंगे. दोस एनर्जी लॉसेस हैज नॉट बीन टेकन इनटू अकाउंट. तो एक तो लिक्विड की जो काइनेटिक एनर्जी हम ले रहे हैं हाफ रो वी स्क्वायर, हाफ वी स्क्वायर जो हम टर्म ले रहे थे, उसमें वेलोसिटी सभी मॉलिक्यूल्स की क्रॉस सेक्शन पे हम सेम मान रहे थे, जो कि गलत था. और दूसरा, विस्कस फोर्सेस की वजह से जो एनर्जी लॉसेस हो रहे होंगे वो हमने अकाउंट में नहीं लिया, तो उसकी वजह से कुछ ना कुछ एनर्जी लॉसेस जो विस्कस फोर्सेस की वजह से आ रहे होंगे वो भी हमारी बर्नौलीज थ्योरम में कंसिडर नहीं हुए. और तीसरा पॉइंट, while deriving the above equation, Bernoulli's equation, it is assumed that there is no loss of energy when liquid is in motion. In fact, some kinetic energy is converted into heat and is lost. बात समझो, जहां भी तुम्हारी ट्यूब है टर्न ले रही है,
मान लो कोई ट्यूब है, उसमें लिक्विड फ्लो होते हुए जा रहा है और ट्यूब टर्न ले रही है, तो जब टर्न कहीं पे इस तरह से बेंट हो रही होगी, तो तुम देख रहे हो लिक्विड के जो मॉलिक्यूल्स जब इस ट्यूब में फ्लो होते हुए जा रहे होंगे, तो वो कहीं ना कुछ मॉलिक्यूल्स वॉल से भी तो कोलाइड कर रहे होंगे, और वॉल से कोलाइड करने की वजह से भी तो कुछ एनर्जी लॉसेस हो रहे होंगे, जो एनर्जी लॉसेस हम लोगों ने यहाँ पे कंसिडर नहीं करें। तो ये 3 लिमिटेशंस हैं जो बर्नौलीज थ्योरम की हम लोगों को बतानी होती है अगर इनके स्कूल में आ जाए। व्हाट आर द लिमिटेशंस ऑफ बर्नौलीज थ्योरम, दीज 3 पॉइंट्स यू हैव टू मेंशन एंड यू विल गेट 3 मार्क्स। ठीक है ना, जनरली 2 या 3 मार्क क्वेश्चन आ जाता है, व्हाट आर द लिमिटेशंस ऑफ बर्नौलीज थ्योरम। तो चलो, हाइड्रोडायनेमिक्स में इतना ही है थ्योरी के अंदर, और कुछ नहीं है। बाकी जो भी हमने प्रैक्टिस करनी है और क्वेश्चंस की, न्यूमेरिकल्स की, वो सिर्फ हम सारी कंपटीशन वाली क्लासेस में करते रहेंगे। ठीक है ना, तो हाइड्रोडायनेमिक्स की जितनी थ्योरी है वो सारी मैंने तुम्हें यहाँ पे एक्सप्लेन कर दी। चलो, आज के लेक्चर के लिए बेटा इतना ही।